ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड शाओ के साथ होती है, जो यहाँ अपने क्रश हान के घर पर आई होती है। और तभी हम देखते हैं कि हान अपने घर से बाहर निकल रहा होता है और वो गलती से अपने लगेज बैग से टकरा जाता है और बैग यहाँ शाओ के ऊपर गिरने वाला होता है। तो वो जल्दी से हान शाओ को बचा लेता है और फिर वो उसे बताने लगती है कि मेरे अंकल ने तुम्हें यहाँ पर कैट फूड देने के लिए भेजा था, तो मैं वही देने आई थी। और वो मन में सोचती है कि ये क्या, ये मेरा 3 साल पुराना क्रश है और मैंने कितनी प्रिपरेशन करके आई थी कि इससे अच्छे से मिलूंगी, पर पता नहीं था कि ये सिचुएशन इतनी ऑकवर्ड हो जाएगी। फिर हान उसे पूछने लगता है कि तुम अंकल ली की निस हो ना। एक्चुअली सॉरी, मैं उन्हें बताना भूल गया था कि मैं बाहर जाने वाला हूँ और मैं अपनी कैट को भी कुछ टाइम के लिए पेट स्टोर में छोड़ने जा रहा हूँ, तो अभी ये कैट फूड कोई काम का नहीं होगा। और फिर वो शाओ से ये भी पूछता है कि वैसे तुम्हारी पैर की चोट अब कैसी है। तो वो कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हान कहता है कि अगर तुम ठीक हो तो थोड़ा चल के देखो। फिर शाओ चलने की कोशिश करती है तो उसके पैर में दुख रहा होता है, तो हान तुरंत ही उसे उठा लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चल रहा हूँ। फिर जब दोनों हॉस्पिटल से बाहर आते हैं तो हान शाओ से उसका नंबर ले लेता है ताकि वो उसे मैसेज वगैरह करके पूछ सके कि वो ठीक है कि नहीं। फिर शाओ हान को आज के लिए थैंक यू बोल रही होती है, तभी इतने में यहाँ पर हान का फ्रेंड जून आया होता है और वो उसे पूछने लगता है कि मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा था। तो हान उसे शाओ से मिलवाने लगता है और बताता है कि ये मेरे ड्राइवर अंकल की नीस है। तो इसका फ्रेंड जून तो शाओ को देख के पहचान लेता है और कहता है कि तुम मेरी सिस्टर मिया की बेस्ट फ्रेंड हो ना, मैं तुमसे हाई स्कूल टाइम में मिल चुका हूँ। तो फिर शाओ भी उन्हें हाँ कहती है कि हाँ मैं मिया की फ्रेंड हूँ। तो जून कहता है कि मुझे याद आया, मेरी सिस्टर ने मुझे बताई थी कि तुम्हारा पेकिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है और वैसे हान भी वहीं पर जाने वाला है, तो तुम दोनों तो आप सेम कॉलेज में पढ़ने वाले हो। तो फिर हान यहाँ पर शाओ से कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर अंकल जब मुझे छोड़ने चलेंगे तो तुम भी मेरे साथ चलना, हम दोनों साथ में यूनिवर्सिटी चलेंगे। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शाओ और हान जब साथ में कार से जा रहे होते हैं तो अंकल कहने लगते हैं कि मुझे पता नहीं था कि दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो। तो हान कहता है कि मुझे शाओ याद है, मैंने इसे हाई स्कूल टाइम में देखा हूँ। तो फिर ये सुनने के बाद तो वो काफ़ी खुश होती है कि इसे मैं हाई स्कूल से याद हूँ। फिर हान पुराना टाइम याद करने लगता है कि एक बार जब उसके ड्राइवर अंकल उसे पिक करने आए थे तो शाओ पहले से ही कार में बैठी थी और वो सो रही थी। तो अंकल उसे बता रहे थे कि ये मेरी नीस है, असल में आज इसकी तबीयत खराब हो गई थी तो मुझे इसे हॉस्पिटल लेके जाना था, इस वजह से अभी वो कार में है। तो फिर हान यहाँ पर शाओ को सबसे पहली बार देखा था। फिर उसके बाद शाओ और हान दोनों यहाँ यूनिवर्सिटी पहुँच जाते हैं और हान शाओ से पूछता है कि तुम्हारा मेजर कौन सा है। तो वो कहती है कि कंप्यूटर साइंस। तो फिर वो कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट उसे दिखा देता है और अपना चला जाता है। फिर शाओ जब यहाँ रजिस्ट्रेशन के लिए आती है तो जो सीनियर स्टूडेंट बैठे होते हैं वो शाओ और हान को देख चुके होते हैं, तो वो शाओ से पूछ रहे होते हैं कि क्या वो हैंडसम लड़का तुम्हारा बॉयफ्रेंड था। तो शाओ कहती है कि बिल्कुल नहीं, एक्चुअली हम दोनों हाई स्कूल क्लासमेट रह चुके हैं। तो फिर वो लोग कहने लगते हैं कि लगता है फिर तो तुम उसे लाइक करती होंगी। शाओ इस पर कुछ नहीं कहती है और फिर उसके बाद वो अपने रूम में आकर अपनी नॉवेल लिखने बैठ जाती है और उसकी नॉवेल जैसी कंप्लीट होती है तो वो बहुत ही खुश होती है कि कॉलेज के फर्स्ट डे पे ही मेरी नॉवेल अब कंप्लीट हो गई है। इतने में शाओ को अपनी बेस्ट फ्रेंड मिया की कॉल आती है और वो उसे बताती है कि हान यहाँ क्लब आया हुआ है और मैंने सुनी हूँ कि हमारी कॉलेज की एक लड़की हान को आज अपना लव कन्फेस करने वाली है और सभी के सामने उसे प्रपोज करने वाली है। तो ये सुनने के बाद शाओ अपनी फ्रेंड मिया के साथ यहाँ क्लब पहुँचती है और फिर वो देखती है कि कैसे वो लड़की यहाँ हान के सामने जाकर उसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर रही होती है। शाओ तो अपसेट हो जाती है और सोचती है कि कॉलेज के फर्स्ट डे में ही मेरा अब ये सीक्रेट क्रश खत्म होने वाला है। वो बहुत ही अपसेट होकर यहाँ से जाने लगती है, पर तभी हान उसे देख लेता है और जल्दी से उसे रोकने के लिए बाहर आ जाता है और फिर उसे अपनी फीलिंग्स बता देता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। सभी लोग इन लोग को ही देख रहे होते हैं। हान कहता है कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था मैं तभी से तुम्हें लाइक करता हूँ। शाओ तो यहाँ पर बहुत ही शॉक हो चुकी होती है और फिर वो पुराने हाई स्कूल टाइम में चली जाती है जब उसका और हान का क्लास में एग्ज़ाम चल रहा था और शाओ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तभी हान ने जल्दी से उसके लिए विंडो भी बंद करा था और फिर एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद उसे जूस भी दिया था और उसे अपना ख्याल रखने के लिए बोला था। तो शाओ तो बहुत ही खुश थी। शाओ यही सब सोच रही होती है, पर फिर वही लड़की जिसने हान को अभी अपना लव कन्फेस करी थी वो इसे बता देती है कि एक्चुअली में वो ट्रूथ और डेयर का गेम खेल रहा था और उसने डेयर चुना था, तो इस वजह से वो बस गेम की शर्त पूरी कर रहा है और ये कोई तुम्हें सच में नहीं लाइक करता है।
तुम सपने मत देखना। शाओ तो ये सुनने के बाद अपसेट हो जाती है और सोचती है कि हाँ, आखिर वो मुझे कैसे ही लाइक कर सकता है। अब यहाँ बाकी सभी कहने लग जाते हैं कि वैसे तो दोनों की जोड़ी बहुत ही सही लग रही है, तो दोनों इन लोग को चीयर कर रहे होते हैं कि शाओ हान को हाँ कह दे। पर शाओ तो समझ नहीं पा रही होती है। इतने में उसकी फ्रेंड मिया बताने लगती है कि शाओ पहले से ही किसी को पसंद करती है, तो तुम लोग ऐसा मत बोलो। तो शाओ के भी मन में आता है कि हाँ, अगर अभी इन सभी को पता लग गया कि मैं भी हान को पसंद करती हूँ तो फिर ये कितना एम्बैरसिंग होगा। इसलिए वो भी कह देती है कि हाँ, मैं किसी को पसंद करती हूँ, और वो जल्दी से यहाँ से अपनी फ्रेंड के साथ चली जाती है। हान तो अपसेट हो जाता है और फिर उसका फ्रेंड यहाँ उसे कहने लगता है कि तू तो ऐसे अपसेट हो चुका है जैसे तू सच में उसे पसंद करता है। फिर शाओ अपनी ट्यूटर वाली पार्ट टाइम जॉब के लिए एक छोटे बच्चे के घर पे गई होती है, तो यहाँ पर उस बच्चे का डैड दरवाज़ा खोलता है और शाओ अंदर आकर बताने लगती है अपनी जॉब के बारे में। तो फिर वो कहता है कि उसकी वाइफ अभी उसके बेटे को बाहर पिक करने गई है, तो वो लोग अभी आते ही होंगे। शाओ कहती है कि ठीक है, फिर अभी मैं जाती हूँ यहाँ से। तो अंकल कहने लगते हैं कि देखो, तुम बारिश की वजह से भीग गई हो तो क्यों ना अपना ड्रेस चेंज कर लो। शाओ नहीं भी कह रही होती है तो भी वो उसे ज़बरदस्ती बाथरूम तक भेज देते हैं। पर फिर हम देखते हैं कि वो अंकल तो ये सब चालाकी से कर रहे होते हैं और वो घर की लाइट्स ऑफ कर देते हैं। शाओ समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है, तो वो तुरंत ही हान को कॉल लगाने लगती है और तभी वो अंकल यहाँ बाथरूम का डोर चाबी से खोल लेता है और अंदर आते ही उसका फ़ोन फेंक देता है और चिल्लाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी फ़ोन लगाने की। वो इसे यहाँ हैरेस करने की कोशिश करता है, तो शाओ हेल्प के लिए चिल्ला रही होती है और तभी हम देखते हैं कि शाओ ने हान को कॉल लगाई होती है और वो जब कॉल पर उसकी हेल्प की आवाज़ सुनता है तो वो शाओ की फ्रेंड मिया से पूछता है कि शाओ कहाँ पर गई है। तो वो बता देती है कि वो ट्यूटर की जॉब के लिए गई है और एड्रेस भी उसे दे देती है। तो हान तुरंत ही शाओ को बचाने के लिए वहां दरवाजा तोड़ते हुए घर में पहुंच जाता है और उस अंकल को खूब मारता है और शाओ को प्रोटेक्ट कर लेता है। यहाँ पर फिर पुलिस आकर उस अंकल को पकड़ के अरेस्ट करके लेके जाती है और फिर हान यहाँ शाओ को फ़ोन देता है कि उसकी फ्रेंड का कॉल आया है। तो शाओ अपनी फ्रेंड मिया से कह देती है कि मेरी फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ अब। फिर मिया बताने लगती है कि अब तो डॉम बंद होने का टाइम हो गया है। तो हान कहता है कि फिक्र मत करो, अभी मेरे साथ रहेगी। शाओ तो हान से कह रही होती है कि तुम मुझे होटल तक छोड़ दो, मैं होटल में रह लूँगी। तो वो कहता है कि नहीं, वहाँ पे रहना सेफ़ नहीं होगा, तो आज के लिए तुम मेरे घर पे रह लो। तो ये सुनकर तो वो शौक होती है और फिर उसके बाद उसके साथ उसके घर पे आ जाती है और फिर यहाँ डिनर में हान ने शाओ के लिए नूडल्स बनाया होता है, तो वो उसे खाते हुए आज के लिए थैंक्स बोल रही होती है कि उसकी वजह से आज वो सेव हो पाई है। हान कहता है कि ये कुछ भी नहीं था और तुम्हें मुझे थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम दोनों फ्रेंड्स हैं। फिर शाओ फिर से हाई स्कूल टाइम की चीज़ें याद करती है कि कैसे वो बस हान को दूर से देखा करती थी और उससे पसंद करा करती थी। फिर जब वो वहाँ अपनी फ्रेंड के साथ बास्केटबॉल मैच में हान को देख ही रही होती है तो इतने में यहाँ पर एक दूसरी लड़की आकर इन दोनों का मजाक उड़ाने लगती है और कहती है कि तुम लोगों ने सोचा भी कैसे कि हान जैसा बंदा तुम लोग को पसंद करेगा, उसने स्कूल की ब्यूटी तक को रिजेक्ट कर दिया था। शाओ भी सोचती है कि हाँ, उसके पास तो लड़कियों की कमी नहीं है, तो वो थोड़ी ना मुझे नोटिस करने वाला है। फिर यहाँ पर ये फ्लैशबैक की स्टोरी ख़त्म होती है और हम देखते हैं कि मॉर्निंग में हान का फ्रेंड जून उससे मिलने आया होता है। हान उससे पूछता है कि तू सुबह सुबह यहाँ मेरे घर पे क्या कर रहा है। तो फिर जून कहने लगता है कि मैंने सुना, और फिर जून यहाँ पर शाओ के शूज़ को देख लेता है और उससे पूछने लगता है कि लड़कियों के शू यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कि कल तूने मेरी सिस्टर की बेस्ट फ्रेंड शाओ को अपना लव कन्फेस किया, तो मैं यहाँ पर सुनने आया था कि क्या ये बात सच है। और इतने में ही शाओ यहाँ सोकर उठकर रूम से बाहर निकलती है तो जून तो शॉक हो जाता है और कहने लगता है कि क्या तुम दोनों साथ में रह रहे हो। तो शाओ कहने लग जाती है कि ऐसा नहीं है, पर तभी बीच में हान अपने फ्रेंड जून से कह देता है कि आखिर तुझे से क्या है, देख अभी तू जा यहाँ से। जून कहता है कि वैसे तो तुम दोनों को ज़्यादा ही फास्ट प्रोग्रेस कर रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम लोग को डिस्टर्ब नहीं करूँगा, मैं जा रहा हूँ। ये सुनकर शाओ सोचती कि नहीं, ऐसे अगर सभी हान को मिसअंडरस्टैंड कर लेंगे कि हमारे बीच में कुछ चल रहा है तो फिर इसे कोई गर्लफ्रेंड नहीं मिल पाएगी और मैं इसका कुछ भी ख़राब नहीं करना चाहती हूँ। और यही सोचकर शाओ तुरंत ही जून को रोकती है और उसे बताने लगती है कि एक्चुअली मैं यहाँ पर इसलिए हूँ क्योंकि कल हान ने मेरी बहुत बड़ी हेल्प किया है। तो जून कहने लगता है कि कौन सी हेल्प। फिर शाओ से पूरी स्टोरी बता देती है कि कल उसके साथ क्या हुआ था और कैसे हान ने फिर उसे बचा लिया। तो फिर ये सब सुनने के बाद जून को बहुत गुस्सा आता है कि ऐसे कैसे मेरी सिस्टर की फ्रेंड के साथ कोई ऐसा हरकत करने की कोशिश कर सकता है, रुको मैं अभी उसे खूब मार के आता हूँ। तो हान उसे रोकता है और कहता है कि पुलिस उसे ऑलरेडी लेके जा चुकी है और उसे 15 दिन की जेल हो गई है। तो फिर इन लोग को और गुस्सा आती है कि वो 15 दिन बाद छूटने वाला है। हान यहाँ शाओ को समझाने लगता है कि तुम अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना और उस बंदे से तो दूर ही रहना क्योंकि वो तुमसे बदला लेने का अब सोच सकता है।
और फिर शाओ यहाँ पर हान का फ़ोन लेकर उसी बंदे के बारे में ऑनलाइन पोस्ट डाल देती है और सभी को उसके बारे में बता देती है ताकि फिर सभी लोग जान जाएं कि उसने क्या हरकत किया था। फिर हान का फ्रेंड इन दोनों को साथ में बातें करने के लिए अकेला छोड़कर यहाँ से चला जाता है और इतने में शाओ को यहाँ पर अपनी फ्रेंड मिया की कॉल आई होती है और वो उसकी फ़िक्र कर रही होती है कि वो रात भर बाहर थी। तो शाओ कहती है कि मेरी फ़िक्र मत करो, मैं अभी जल्दी आती हूँ। और फिर वो यहाँ हान से कह देती है कि मिया कब से मेरा वेट कर रही है तो मुझे अब जाना चाहिए। तो हान कहता है कि मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी तक छोड़ देता हूँ। फिर वो उसे अपनी कार से जब छोड़ने जाता है तो यहाँ पर मिया जब देखती है कि शाओ हान की कार से बाहर निकली है तो वो काफ़ी शॉक होती है और फिर उसके पास आकर कहने लगती है कि यानी तुम हान के घर पे थी, तुम दोनों का रिश्ता आखिर कितना आगे तक बढ़ चुका है। तो शाओ कहती है कि कुछ भी ऐसी बात नहीं है, तुम कुछ ऐसा मत बोलो, उसे बस कल मेरी सेफ्टी की फिक्र थी, इस वजह से उसने एक रात के लिए मुझे अपने घर पे ले लिया था और हम दोनों बस फ्रेंड्स थे और कुछ भी नहीं। और मेन बात तो ये कि वो किसी को पसंद करता है। तो इसकी फ्रेंड कहती है कि क्या पता जिस लड़की को वो पसंद करता है वो तुम ही होंगी। शाओ कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो फिर मिया कहती है कि तुम इतना ज़्यादा मत सोचो, देखो अभी उसका बर्थडे आने वाला है तो उसे बर्थडे गिफ्ट देने का प्लान करो, देखना वो तुम्हें ही पसंद करता होगा और जब तुम उसे बर्थडे गिफ्ट होगी तो फिर वो खुश हो जाएगा और इतना खुश होगा कि अपना लव भी तुमसे कन्फेस कर लेगा। फिर शाओ इस बारे में सोचने लग जाती है कि हान को क्या बर्थडे गिफ्ट पसंद आएगा। फिर तभी उसे याद आता है कि जब वो हान के घर पे थी तभी टीवी में अल्ट्रामैन आ रहा था, तो वो सोचती है कि चलो मैं उसे वही दे देती हूँ। फिर वो जब ऑनलाइन सर्च करती है तो इसे पता लगता है कि वो अल्ट्रामैन तो इतना महंगा है। और फिर इतने में शाओ को उसके अंकल की कॉल आती है और वो उसे इस बारे में बताते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स यहाँ सिटी आए हुए और तुम यहाँ पर उनसे मिलने आ जाओ। फिर शाओ जब यहाँ अपने अंकल के घर पहुँचती है तो उसे देखते ही शाओ के डैड जल्दी से उसकी स्टेप मॉम के साथ मिलकर सारे पैसे वगैरह छुपा लेते हैं और ये देखकर फिर अंकल उन्हें डांटने लगते हैं कि तुम अपनी सगी बेटी के साथ किस तरीके का बिहेवियर रख रहे हो, वो अब यूनिवर्सिटी में जा चुकी है तो उसका कम से कम तुम्हें खर्चा तो पूरा करना ही चाहिए ना, तुमने तो उसकी ट्यूशन फीस भी नहीं दी है, आखिर तुम कैसे डैड हो कि तुम्हें अपनी बेटी की कोई फिक्र ही नहीं। तो फिर डैड यहाँ बातें सुनाने लगते हैं कि आखिर उसे ज़्यादा पढ़ने की क्या ज़रूरत है, वैसे भी उसे एक दिन शादी करना है। फिर यहाँ पर शाओ की स्टेप मॉम जल्दी से उसके पास आकर अपने बच्चे का खर्चा गिनाने लगती है और कहती है कि देखो तुम्हारा भाई अभी कितना छोटा है, अभी उसके स्कूल में पैसे लगने, फिर उसके खाने पीने और कपड़े, स्कूल यूनिफॉर्म, इतने सारी चीज़ों में पैसे लगने, तो फिर हम तुम्हारे लिए पैसा कैसे दे सकते हैं। और अब तुम तो एक कॉलेज स्टूडेंट हो ना और बड़ी हो चुकी हो तो तुम थोड़ी ना हम पे डिपेंड होगी ना, तुम अपना खर्चा खुद निकाल सकती हो, तुम्हें तो स्कॉलरशिप भी मिलती होगी। तो शाओ गुस्से में यहाँ पर अपनी स्टेप मॉम का हाथ दूर कर देती है। तो फिर उसके डैड उसे चिल्लाते हैं कि ये कैसा एटीट्यूड है, देखो तुम्हें तो स्कॉलरशिप के पैसे मिले होंगे ना, तो तुम्हें घर पे भी तो थोड़े पैसे देने चाहिए कि तुमने सारे पैसे खर्च कर दी। शाओ ने कुछ कह देती है तो फिर उसके डैड तुरंत ही उसे थप्पड़ लगा देते हैं। तो फिर अंकल या फिर शाओ के डैड को कहने लगते हैं कि तुम अपनी सगी बेटी को किस तरीके से ट्रीट कर रहे हो। तो फिर डैड यहाँ अंकल को भी चिल्ला देते हैं कि मेरी सगी बेटी है तो क्या हुआ, कम से कम इससे बेहतर तो मेरा बेटा है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शाओ यहाँ से रोते हुए अपनी मॉम की ग्रेव पर जाती है और उनसे रोते हुए कहने लगती है कि आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई। फिर हमें फ्लैशबैक भी दिखाते हैं, शाओ की मॉम घर आकर उसकी डैड को चिल्ला रही होती है और कह रही होती है कि यहाँ मैं तुम्हारे लिए इतना काम करके पैसे कमा रही हूँ और तुम बाहर जाकर मुझे चीट कर रहे हो और यहाँ तक कि ये घर भी मेरे ही पैसे का है। तो फिर डैड तो यहाँ गुस्सा होकर घर छोड़कर चले जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि शाओ अपनी मॉम को संभाल रही होती है। इसी के साथ ही फ्लैशबैक यहाँ खत्म हो जाता है और तभी यहाँ हान पहुंच जाता है और शाओ को टिश्यू दे रहा होता है। तो वो उसे देखकर पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो कहता है कि मैं अपनी कैट को देखने आया हूँ। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि सेम शाओ की तरह हान का भी चाइल्डहुड अच्छा नहीं गुजरा है। फिर यहाँ पर शाओ से कहती है कि चलो मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ तुम्हारी कैट ढूंढने में। फिर दोनों जब वॉक करके जा रहे होते हैं तो शाओ सोच रही होती है कि ये अच्छा मौका है इससे पूछ के पता करना कि इसे बर्थडे गिफ्ट क्या चाहिए। तभी वो इसे अपनी बर्थडे पार्टी में इन्वाइट करता है नेक्स्ट फ्राइडे को। फिर शाओ यहाँ अपने रूम में आ जाती है और वो इस बारे में सोच रही होती है कि हान ने तो अब मुझे बर्थडे पार्टी के लिए भी इनवाइट कर दिया, पर मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि उसे क्या गिफ्ट दिया जाए। शाओ सोच रही होती है कि मेरे पास तो अभी इतने पैसे भी नहीं है कि मैं अच्छा गिफ्ट खरीद पाऊँ। फिर इतने में शाओ को यहाँ पर एक कॉल आती है और उसे पता लगता है कि उसने जो नॉवेल लिखी थी उसके ऊपर उसे पैसे मिले। फिर शाओ जब यहाँ पैसे का अमाउंट देखती है तो शॉक हो जाती है कि उसे अपनी नॉवेल पे 10,000 मिले। फिर हम देखते हैं कि हान की बर्थडे पार्टी वाला दिन आ जाता है और उसके घर पर सारे फ्रेंड्स वगैरह आ रहे होते हैं, पर हान तो सिर्फ यहाँ शाओ का इंतज़ार कर रहा होता है। तभी वो लड़की लिन भी यहाँ पहुँच जाती है और वो हान से कहने लगती है कि तुम मुझे देखकर खुश हो गए होंगे ना, और लगता है तुम यहाँ मुझे स्पेशली पिक करने आए हो अपने घर के बाहर।
तो फिर वो तो कुछ इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहा होता है। लेकिन कहने लगती है कि क्या तुम मुझे देखकर खुश नहीं हुए? देखो तुमसे मिलने के लिए मैं कितना अच्छे से तैयार होकर आई हूँ। पर हानि से कोई भाव नहीं देता और वो बाहर चला जाता है, तो लिन को गुस्सा आती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शाओ ने जो यहाँ हान को देने के लिए बर्थडे गिफ्ट खरीदी थी वो घर पे रखा होता है, और तभी उसका स्टेप ब्रदर यहाँ बॉक्स खोलकर उस अल्ट्रामैन को निकाल कर खेलने लग जाता है। जब शाओ यहाँ घर पहुंचती है तो वो ये देखकर उसे छीन रही होती है और कहती है कि इससे मत खेलो, तो वो उसे देने के लिए नहीं मानता। तभी यहाँ पर स्टेप मॉम आ जाती है और वो भी यहाँ पर अपनी बेटी का ही साथ दे रही होती है और शाओ को चिल्ला रही होती है कि बस एक छोटा सा खिलौना है तो आखिर क्यों जिद कर रही हो। और फिर स्टेप मॉम की गलती की वजह से वो नीचे गिर जाता है और टूट जाता है। इतने में शाओ के डैड घर आ जाते हैं और वो पूछने लगते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो फिर यहाँ पर शाओ का स्टेप ब्रदर तो बताने लगता है कि ये खिलौना मेरा है। तो फिर शाओ के डैड उसे पूछते हैं कि बताओ ये कितने का है, मैं तुम्हें इसका पैसे दे देता हूँ। शाओ जब बताती है कि ये 5,000 का है तो फिर उसके डैड शॉक हो जाते हैं कि इतना महंगा। फिर ये सुनने के बाद स्टेप मॉम भी सोचने लगती है कि आखिर ये इतनी अमीर कैसे हो गई, इसके पास इतने पैसे। फिर वो जानबूझ के उसके डैड को बताने लगती है कि ज़रूर इसने कोई गलत काम करी होगी तभी इसके पास इतना पैसा है। तो फिर शाओ के डैड उसे इस बात पर सुनाने लग जाते हैं कि आखिर तुमने बाहर क्या काम करके आई हो जो तुम्हारे पास इतने पैसे। शाओ कहती है कि डैड मैं आपकी बेटी हूँ, आपको ऐसा लग भी कैसे सकता है कि मैं ऐसा कुछ करूंगी। तो फिर जल्दी से स्टेप मॉम यहाँ उसके डैड को संभालती है कि तुम चुप हो जाओ, और फिर वो यहाँ शाओ के सामने अच्छी बनने लगती है कि तुम अपने डैड से गुस्सा मत हो, देखो अभी तो तुम्हें आगे अच्छे से पैसे कमाने और अपने भाई को देने। शाओ को गुस्सा आ जाती है और वो यहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि रास्ते में शाओ जब यहाँ से वॉक करते हुए जा रही होती है तो हान उसे लेने के लिए पहुंच जाता है और उसे देख लेता है और पूछता है कि ज़रूर ये मेरे लिए गिफ्ट होगा ना। तो फिर वो कहने लगती है कि लेकिन अब ये टूट चुका है। हान कहता है कि कोई बात नहीं, मैं इसे ठीक कर लूँगा, और फिर वो यहाँ शाओ को अपने साथ अपने घर लेके जाता है। फिर हान को देखकर लिन तो खुश हो जाती है और कहती है कि तुम वापस आ गए, पर फिर वो जैसे ही शाओ को देखती है तो गुस्सा हो जाती है कि तुम इसके साथ आए हो। हान शाओ को लेकर अपने साथ बैठाता है और इन लोगों को बताता है कि शाओ को मैंने अपने बर्थडे पार्टी में इनवाइट करा हूं। फिर ये सभी मिलकर बर्थडे सेलिब्रेट करने लगते हैं। फिर लिन हान से पूछने लग जाती है कि तुमने क्या विश मांगा है। तो यहाँ पर हान का फ्रेंड अपनी सिस्टर के साथ मिलकर इस लिन को पकड़ के यहाँ से लेकर चले जाते हैं ताकि शाओ और हान को बातें करने का मौका मिले। हान शाओ से पूछता है कि तुमने आखिर मुझसे क्यों नहीं पूछी कि मैंने क्या विश मांगा। तो कहती है कि तुमने जो भी विश मांगे होंगे मैं उसके लिए तुम्हें ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगी। हान कहता है कि अगर मेरी विश होगी कि मैं अब डेटिंग स्टार्ट करना चाहता हूँ तो तुम इसके लिए मुझे ऑल द बेस्ट कहोगी। तो शाओ कहती है कि ऑफ कोर्स, हम दोनों फ्रेंड्स जो हैं। तभी इतने में फिर हान का हाउसकीपर आकर उसे पार्सल देता है। फिर यहाँ पर हान को किसी की कॉल भी आ जाती है तो वो साइड में चला जाता है बात करने के लिए, और शाओ सोचती है कि जरूर उसी लड़की की कॉल आई होगी जिसे वो पसंद करता है। हम देखते हैं कि हान यहाँ पर अपने बड़े भाई से कॉल पर बात कर रहा होता है और उसका भाई उसे हैप्पी बर्थडे विश कर रहा होता है। हान कहने लगता है कि भाई अभी आपकी तबीयत कैसी है। तो कहता है कि हाँ भी ठीक हूँ। फिर शाओ देखती है कि कॉल पर बात करने के बाद हान इतना अपसेट क्यों हो गया है। फिर इसके बाद शाओ जब यहाँ अपने हॉस्टल रूम में होती है तो उसकी फ्रेंड उसे पूछने लगती है कि बताओ तुम्हारा और हान का रिलेशनशिप कितना आगे बढ़ा। तो शाओ कहती है कि क्या कितना आगे बढ़ा, अभी हम दोनों सिर्फ फ्रेंड्स ही हैं। तो फिर मिया कहने लगती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, वो तुम्हें पक्का पसंद करता है। मैंने आज तक कभी भी हान को किसी लड़की के साथ इतना क्लोज होते हुए नहीं देखी जितना वो तुमसे होता है। पर फिर भी यहाँ शाओ को यकीन नहीं आ रहा होता है और वो सोच में होती है कि वो उसे पसंद कर ही नहीं सकता। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शाओ को सभी के सामने एक लड़का प्रपोज कर देता है, और इतने में हम देखते हैं कि हान पीछे से आकर ये सब जब देखता है तो वो बहुत ही अपसेट हो रहा होता है। फिर शाओ तो इस लड़के को रिजेक्ट कर देती है और उसे बता देती है कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ, और यहाँ से चली जाती है। तो भी वो कहने लगता है कि मैं गिव अप नहीं करने वाला। फिर इसके बाद शाओ जहाँ पर भी जाती है, चाहे वो क्लास में हो या कहीं पर भी, वो लड़का जब भी उसे देखता है तो उसे बातें करने की कोशिश करता है, पर शाओ उसे बिल्कुल भाव नहीं दे रही होती है। फिर रात में हम देखते हैं कि शाओ जब कॉलेज से अपने हॉस्टल रूम की तरफ आ रही होती है तभी बीच रास्ते में लड़का उसे रोक लेता है और कहने लगता है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, और वो उसका हाथ भी पकड़ लेता है। शाओ से अपना हाथ छुड़ा रही होती है पर वो मान ही नहीं रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि हान ये सब देख रहा होता है और वो जल्दी से बीच में आकर शाओ को प्रोटेक्ट करने लगता है और इसे चिल्लाता है कि तुम शाओ से दूर रहो, वो मुझे पसंद करती है। फिर शाओ भी यहाँ पर हान का साथ देते हुए उस लड़के से कह देती है कि हाँ ये सही कह रहा है। फिर यहाँ पर हान कहता है कि अब मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लाइब्रेरी जा रहा हूँ तो हमारे बीच में मत आओ, और वो यहाँ शाओ को लाइब्रेरी ले आता है। तभी वो उसे थैंक यू कहने लग जाती है। तो हान कह देता है कि सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलने वाला है। तो फिर शाओ पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए। हान कहता है कि क्यों ना हम दोनों एक डील करें, हम दोनों एक दूसरे को डेटिंग करने का प्रिटेंड करते हैं। ये सुनकर शाओ शॉक रह जाती है और कहती है कि तुम ये क्या कह रहे हो। हान कहता है कि देखो मुझे मना मत करना, क्योंकि मुझे भी तो कुछ इज्जत दो,
आखिर मैंने इतना सोच समझ के तुमसे पूछा हूँ। शाओ भी सोचती है कि डेटिंग करने का प्रिटेंड करने में भी तो सेम डेटिंग करने वाला ही फील आएगा। वो उससे हाँ बोल देती है और फिर इसके बाद जब दोनों लाइब्रेरी से बाहर आते हैं तो हाने से अपना हाथ दे रहा होता है और शाओ से कहता है कि आखिर अब तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो तो हम दोनों हाथ पकड़ के तो चल ही सकते हैं। वो सोचती है कि आज हम एक्टिंग में हाथ पकड़ रहे हैं तो क्या एक दिन किस भी करना होगा। हान कहता है कि इतना नर्वस क्यों हो रही हो, आखिर हम दोनों फ्रेंड्स थे ना। तो फिर ये उसका हाथ पकड़ लेती है और फिर जब दोनों हाथ पकड़ के साथ में जा रहे होते तो कुछ लड़कियां इन लोग का फोटोज ले रही होती है। शाओ तो बहुत ही खुश होती है और वो सोचती है कि अगर ये सपना है तो मैं चाहती हूँ कि मैं कभी इस सपने से बाहर ना आऊँ। और फिर हम देखते हैं कि जब ये दोनों साथ में हाथ पकड़ के जा ही रहे होते हैं तभी मिया इन दोनों को देख लेती है और कहने लगती है कि मुझे पहले से पता था कि तुम दोनों जरूर सक्सीड होंगे और ऐसे डेट करोगे। हान कह देता है कि शाओ थोड़ा लेट आने वाली है तो तुम दरवाजा खोल के रखना। तो मिया कहती है कि अगर नहीं भी आएगी तो भी चलेगा, तुम दोनों अच्छे से टाइम स्पेंड करो। फिर यहाँ पर शाओ हान के साथ जाते हुए उससे पूछती है कि हम कहाँ पर चल रहे हैं। तो वो कहता है कि अब हम दोनों के बीच में बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड वाला रिलेशन है तो ऑफकोर्स मैं तुम्हें अपनी फैमिली से मिलवाने के लिए लेकर चल रहा हूँ। ये सुनकर वो शॉक हो जाती है और सोचती है कि ये क्या इतनी जल्दी, मैंने तो कोई कपड़े भी अच्छे नहीं पहने हूँ और बाल भी मेरे सही नहीं है, ऐसे कैसे मैं इसकी फैमिली से मिल सकती हूँ, चाहे हम लोग फेक रिलेशनशिप में ही क्यों ना हो। फिर यहाँ पर उसे कहती है कि एक काम करते हैं मैं आज जाती हूँ, कभी और मिलते हैं। तो कहता है कि नहीं तुम सही लग रही हो तो हम ऐसे ही मिलेंगे। फिर वो इसे अपने घर पे ले आता है और शाओ यहाँ पे बहुत ही नर्वस हो रही होती है हान के पेरेंट्स से मिलने के लिए। तभी वो यहाँ अपनी कैट को निकालता है और कहता है कि ये देखो ये मेरी फैमिली मेम्बर है। तो शाओ को यहाँ पर पता लगता है कि ये असल में उसकी फैमिली थी। वो तो खुश हो जाती है कि अच्छा हुआ ये बस कैट की बात कर रहा था। फिर शाओ इस कैट के साथ खेलने लगती है। तभी हानू से पूछता है कि क्या तुम्हें याद आया कि ये कौन सी कैट है। तो फिर शाओ याद करती है कि हाई स्कूल टाइम में उसे रास्ते में एक कैट मिली थी जो कि बेसहारा थी, पर शाओ को पता था कि वो इसे घर नहीं लेके जा सकती है तो उसने उसे बस अपना स्कार्फ दे दी थी और विश करी थी कि काश उसके पास कोई घर होता। वो जब यहाँ से चली गई थी तभी हान वहाँ पर आ गया था और उसने देखा था कि शाओ ने उसे अपना स्कार्फ देके चली गई है। तो हान ने फिर उस कैट को अपने घर ले आया था और उसे अभी तक पाल के रखा था। शाओ सोचने लगती है कि उसे मेरी कैट याद है तो यानी इसने मुझे भी उतने टाइम से नोटिस किया है। वो खुश होती है और फिर वो उससे कुछ पूछने जा रही होती है कि तभी इतने में कोई डोरबेल बजाता है और हान देखता है कि उसकी आंटी घर आई है। हान की आंटी यहाँ पर उसे पूछ रही होती है कि मैंने जो तुम्हारे लिए ब्लाइंड डेट अरेंज करी थी तुम उसके लिए गए क्यों नहीं। शाओ जैसी ही सुनती है तो वो तो अपसेट हो जाती है कि हान ब्लाइंड डेट पर जाने वाला है। तभी हान आकर उसे बताने लगता है कि मेरी आंटी हमेशा मुझे ब्लाइंड डेट अरेंज करके देती रहती है, पर फिक्र मत करो मैं कोई ब्लाइंड डेट के लिए नहीं जाता हूँ। तभी आंटी पूछती है कि ये लड़की कौन है। तो फिर हान बताने लगता है कि आंटी ये मेरी गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर तो फिर हान की आंटी खुश हो जाती है और कहती है कि तुम तो कितने लकी हो जो तुम्हें इतनी अच्छी गर्लफ्रेंड मिली है। वो पूछने लगती है कि तुम दोनों कब डेट करना स्टार्ट करे हो। शाओ मन में सोचती है कि फाइनली अब मैं इसकी फैमिली से मिल रही हूँ। फिर वो बताने लगती है कि हेलो आंटी और फिर वो हान की आंटी को बता देती है कि आज ही हम दोनों ने डेटिंग करना स्टार्ट करें। तो फिर आंटी तुरंत ही यहाँ पर शाओ को कार्ड देने लगती है और कहती है कि ये मेरी तरफ से मीटिंग गिफ्ट है। शाओ मना करने लगती है कि नहीं मैं नहीं ले सकती हूँ। तो फिर हान कहता है कि ले लो, आंटी की तरफ से गिफ्ट है ये। आंटी कहती है कि अभी तुम लोग ने डिनर नहीं करे होंगे ना तो जाओ मेरी तरफ से कैंडल लाइट डिनर कर लो। और देखो मुझे तो अभी काम है तो मैं बिजी हूँ तो मैं तुम लोग की डेट खराब नहीं करूंगी, तुम लोग जाओ एंजॉय करो। ऐसा बोलकर आंटी चली जाती है और फिर शाओ यहाँ सोच रही होती है कि अब तो मीटिंग गिफ्ट भी मिल गया है, आखिर ये रियल डेटिंग चल रही है या फेक वाली। फिर इसके बाद हान और शाओ साथ में रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं डिनर करने के लिए। और तभी यहाँ पर हान खाना जब ऑर्डर कर रहा होता है तो वो ग्रीन अनियन ऐड करने के लिए मना करता है। तो शाओ पूछती है कि क्या तुम्हें भी ग्रीन अनियन पसंद नहीं। तो वो कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए मना करा हूँ। तो फिर शाओ काफ़ी शौक होती है कि इसे कैसे पता कि मुझे ये नहीं पसंद है। हमें फ्लैशबैक में देखते हैं कि शाओ जब हाई स्कूल टाइम में लंच करा करती थी तो वो जब अनियन निकाल रही होती थी तो एक बार हान ने उसे देख लिया था तो उसे पता लग गया था तब से। अब तभी यहाँ पर रेस्टोरेंट में लिन भी आई होती है और वो जब इन दोनों को देख लेती है तो हान के पास आकर फिर वो कहने लगती है कि क्या तुम सच में डेट कर रहे हो। तो हान कहता है कि हाँ हम लोग डेट कर रहे हैं और अब शाओ मेरी गर्लफ्रेंड है। तो लिन से बातें सुनाने लगती है कि आखिर फैमिली स्टेटस में हो या कोई भी चीज़ में हो मैं इस लड़की से ऊपर लेवल पर हूँ तो आखिर तुमने मुझे क्यों नहीं चुना। तो हान इसे साफ साफ कह देता है क्योंकि मैं शाओ को पसंद करता हूँ इसलिए। फिर तो लिन और गुस्से में आ जाती है और हान का हाथ पकड़ लेती है तो वो इसे दूर करता है और गार्ड को बुलाकर कहता है कि इसे बाहर करो। फिर सिक्योरिटी गार्ड लिन को चिल्लाने लगता है कि आप प्लीज हमारे वीआईपी कस्टमर को परेशान मत करो और बाहर जाओ। फिर लिन गुस्से में उसे कह देती है कि देखना तुम्हें बाद में रिग्रेट होगा और वो यहाँ से बाहर चली जाती है। फिर शाओ हान से कहने लगती है कि लिन तो लगता है सच में तुम्हें पसंद करती है। तो ये कहता है कि तुम गुस्सा नहीं हो रही हो
शाओ कहती है कि मैं गुस्सा क्यों होंगी। हान कहता है कि वो यहाँ पर जो भी बोल रही थी वो तुम्हें प्रोवोक करने के लिए कह रही थी और तुम बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हो रही हो। तो शाओ कहती है कि मैं कौन सा तुम्हारी रियल गर्लफ्रेंड हूँ, मैं बस फेक हूँ। हान कहता है कि अगर मैंने कह दिया कि रियल हो तो रियल हो, वापस ऐसा मत बोलना। शाओ कहती है कि सॉरी, वापस मैं ऐसा नहीं करूंगी। हान कहता है कि बॉयफ्रेंड होने के नाते मेरी ड्यूटी है तुम्हारा ख्याल रखना और गर्लफ्रेंड होने के नाते तुम्हें ऐसे टाइम पर जेलस होना चाहिए। तो बताओ नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ होगा तो तुम क्या करोगी। तो शाओ कहती है कि मैं उसे चिल्लाकर यहाँ से जाने के लिए बोलूँगी। तो हान कहता है कि ये हुई ना बात। फिर वो उसे खाना खिलाने लगता है और पूछता है कि बताओ टेस्टी है। तो शाओ हाँ कहती है। फिर हान शाओ के लिप साफ करता है और ये देखते हुए फिर शाओ तो बहुत ही शॉक हो रही होती है और सोचती है कि मैं सच में सपना नहीं देख रही हूँ। इतने में फिर शाओ को उसी लड़के का मैसेज आता है जो कि उसे चेस कर रहा है। वो इसे मिलने की बात कर रहा होता है। तो शाओ सोचती है कि मुझे उससे मिलकर सब चीज़ क्लियर करना ही होगा। फिर शाओ जब यहाँ उस लड़के से मिलने पहुंचती है तो वो उससे चीज़ें क्लियर करने लगती है कि वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती है। तो फिर यहाँ वो उसे चिल्लाने लगता है कि मैंने तुम्हें परस्यू करने के लिए इतनी मेहनत किया और तुम मुझे छोड़कर उस हान को डेट कर रही हो। वो उसे यहाँ हैरेस करने की कोशिश करता है पर तभी टाइम पर फिर यहाँ पर हान पहुंच जाता है शाओ को बचाने के लिए। इतने में फिर यहाँ टीचर आ जाते हैं तो ये लड़का जल्दी से शाओ को फंसाने लगता है और टीचर से कहता है कि एक्चुअल में इसने मुझे यहाँ बुलाई थी और ये मुझे सेड्यूस कर रही थी और अब मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रही है। फिर टीचर तो यहाँ पर इस लड़के की साइड लेते हुए शाओ को चिल्लाने लगते हैं कि उसके पास कोई एविडेंस नहीं है और ज़रूर वही झूठी है। पर तभी हान टीचर को वीडियो दिखा देता है और इस लड़के के बारे में असलियत दिखा देता है। फिर हान की वजह से इस लड़की को जेल हो जाती है और साथ ही साथ ये टीचर भी रिजाइन कर देते हैं, नहीं तो फिर हान उन्हें कहीं और भी काम करने नहीं देगा। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हान यहाँ शाओ को पिक करने के लिए जाता है और उसे कहता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को ब्रेकफास्ट के लिए डेट पर लेके जाना चाहता हूँ। फिर शाओ और हान जब जा रहे होते हैं तो सभी लड़के इन लोग को देख रही होती है। फिर यहाँ जब ये लोग कैंटीन में आते हैं तो यहाँ पर भी सभी लोग इन लोग को देख रहे होते हैं। शाओ सोचती है कि मैं तो बस उसकी फेक गर्लफ्रेंड हूँ और अब ऐसे फिर उसे उसकी रियल गर्लफ्रेंड नहीं मिल पाएगी। तो फिर ये सब वो सोच ही रही होती है कि तभी इतने में वही लड़का यहाँ पर पहुँच जाता है और वो शाओ को चाकू से मारने वाला होता है पर जल्दी से हान सामने आकर शाओ को बचा लेता है और फिर ये लोग जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेकर आते हैं। फिर हान को जब होश आता है तो शाओ से कहने लगती है कि आखिर तुम्हें मुझे बचाने की क्या ज़रूरत थी। वो उसे यहाँ पे थैंक यू भी बोलने लगती है। तो हान कहता है कि मुझे थैंक यू नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे चेस करो। शाओ इसके लिए मान जाती है। फिर वो अपनी फ्रेंड से इस बारे में आइडिया लेती है कि किसी लड़की को चेस कैसे करते हैं। तो फिर उसकी फ्रेंड फिर उसे आइडियाज़ बताने लगती है। तो फिर शाओ तो हान को चेस करने के लिए सबसे पहले उसकी क्लास अटेंड करती है और उसे कहती है कि देखो मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए यहाँ क्लास में आई हूँ और फिर इसके बाद हम लोग लाइब्रेरी चलेंगे। तो कहता है कि क्या तुम मेरे साथ सिर्फ पढ़ना चाहती हो। तो शाओ कहती है कि मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए ऐसा कर रही हूँ। तो वो तो खुश हो जाता है। लिन भी इसी क्लास में होती है और वो इन लोग को ऐसे साथ देखकर बहुत ही गुस्सा हो रही होती है। जैसे ही हान क्लास से बाहर चला जाता है तो लिन जानबूझ के शाओ को गिराने के लिए बीच में पैर कर देती है और फिर यहाँ पर शाओ के पैर में चोट आ जाती है। हान ये देख लेता है और लिन के ऊपर से बहुत गुस्सा आती है और फिर वो शाओ को उठाकर तुरंत ही डॉक्टर के ऑफिस में लेकर जाता है और यहाँ वो उसकी चोट पर तुरंत ही मेडिसिन लगाने लगता है। शाओ से कहने लगती है कि मेरी आंटी और अंकल के बाद पहली बार किसी ने मेरी इतनी केयर की है। शाओ कहती है कि अभी तो मेरे पैर में चोट लग गई है तो अब जब मेरे पैर ठीक हो जाएंगे तो उसके बाद मैं तुम्हें चेस करूँगी। तो फिर वो उसके पास बैठता है और पूछता है कि फिर उसके बाद तुम मुझ तक पहुंच पाओगी कि नहीं। तो वो कहती है कि हाँ पहुंच पाऊंगी। तो फिर ये तो बहुत ही खुश हो जाता है और तुरंत ही उसे किस करने लगता है। इतने में फिर हान को उसकी आंटी की कॉल आती है और उसे पता लगता है कि उसके भाई की तबीयत खराब हो गई है। तो वो तुरंत ही शाओ के साथ हॉस्पिटल पहुंचता है और देखता है कि उसका भाई अभी ऑपरेशन रूम में और बाहर उसकी मॉम और आंटी बैठे हुए। यहाँ पर हान की मॉम उसे चिल्लाने लग जाती है और कहने लगती है कि तुम एक अनलकी इंसान हो, आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम्हारी वजह से आज तुम्हारे भाई की ये हालत है। तो फिर आंटी यहाँ पर उन्हें संभालने लगती है कि ऐसा मत करो, मैंने इसे यहाँ पर बुलाई हूँ। हान की मॉम से कहती है कि तुम निकलो यहाँ से। तो कहता है कि मेरा भाई अभी ठीक है तो मैं जाता हूँ फिर। और फिर वो शाओ के साथ बाहर आ जाता है और वो शाओ से सॉरी कहने लगता है कि मेरी वजह से तुम डर गई होंगी। तो वो कहती है कि बिल्कुल नहीं। फिर वो उसे बताने लगता है कि एक्चुअली में बचपन से ही मेरी मॉम मुझे पसंद नहीं करती है। असल में मेरी मॉम ने मुझे पैदा इसलिए किया था क्योंकि उन्हें मेरे भाई को ठीक करना था ताकि मैं अपने भाई को अपना बोन मैरो डोनेट कर सकूं। लेकिन जब मैं पैदा हुआ तो फिर मेरी बोन मैरो भाई से मैच ही नहीं हुई, इसलिए मॉम और अपसेट हो गई और फिर धीरे धीरे मेरे भाई की तबीयत और ख़राब होती गई और मॉम बचपन से ही वो सारा गुस्सा मेरे ऊपर ही निकालते गई। तो मुझे तो अब ऐसा लगता है कि शायद मुझे तो इस दुनिया में आना ही नहीं चाहिए था। तो शाओ कहती है कि ऐसा मत सोचो। वो उसे बताती है कि तुम्हें पता है तुमने एक बार मेरी जान बचाई हो।
फिर शाह उसे अपनी स्टोरी सुनाने लगती है कि जब वो छोटी थी तो उसकी स्टेप मॉम ने उसे मारने के लिए टेरेस पर लेकर गई थी और वहाँ पर उन्होंने उसे समझाई थी कि उसे अगर अपनी मॉम के पास जाना है क्योंकि वो उन्हें मिस कर रही है तो यहीं पर ही उसे अपनी मॉम मिलेगी जब वो स्टार बन जाएगी तो फिर। और वो उसे टेरेस के कोने पर लाकर छोड़कर चली गई थी। पर तभी वहां पर हान पहुंच गया था और उसने शाओ को समझाया था कि वहां पर वो खड़ी रहेगी तो वो मर जाएगी और वो तुरंत ही उसे बचाकर लेकर चला गया था। शाओ जब ये सारी स्टोरी हान को बताती है तो वो तो काफी शौक होता है कि वो छोटी बच्ची तुम ही थी। शाओ हान को ये भी बता देती है कि एक्चुअल में मैं तुम्हें हाई स्कूल टाइम से लाइक करती हूँ और फिर वो उसे अपनी डायरी भी दे देती है जिसको पढ़ने के बाद हान तो बहुत ही खुश हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पर लिन को जो कि शाओ को सबक सिखाने के लिए एक बंदे को पैसे दे रही होती है। वो कहता है कि फिक्र मत करो, शाओ मुझे हाई स्कूल से पसंद करती है और देखना वो कैसे मेरे जाल में फंसी जाएगी और हान को छोड़कर मेरे पास आएगी। फिर हम देखते हैं कि शाओ और हान साथ में क्लास रियूनियन पार्टी के लिए गए होते हैं। तभी यहाँ पर वेट्रेस शाओ के ऊपर ड्रिंक गिरा देती है तो फिर वही लड़का कहने लग जाता है कि तुम वॉशरूम में जाकर अपना ड्रेस क्लीन कर लो। जब शाओ वहाँ पहुँचती है तो ये वॉशरूम के बाहर ही उसका इंतजार कर रहा होता है और तभी यहाँ पर वो उसे कहने लगता है कि मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि तुम हाई स्कूल टाइम से मुझे पसंद करती थी लेकिन मैं ही तुम्हारी फीलिंग्स नहीं समझ पाया, लेकिन कोई बात नहीं अब मैं समझ रहा हूँ ना, तो तुम उस हान को छोड़कर मेरे पास आ जाओ। शाओ से दूर करती है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, मैं तुम्हें कभी नहीं पसंद नहीं करती थी। तो कहता है कि झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हारी डायरी पढ़ा हूँ, उसमें तुमने मेरे बारे में तो लिखी थी कि तुम मुझे कितना पसंद करती हो। शाओ कहती है कि वो तुम्हारे बारे में नहीं थी तो भी मान नहीं रहा होता है। पर तभी इतने में फिर हान पहुंच जाता है शाओ को बचाने के लिए। तो फिर ये बंदा शाओ की बेइज्जती करने लग जाता है और हान से कहता है कि ये लड़की तुम्हें पसंद नहीं करती है इसलिए इसे छोड़ दो, ये तो बस पैसों के लिए तुम्हारे साथ है। मैं सच कह रहा हूँ, ये मुझे पसंद करती है, इसकी डायरी में भी इसने मेरे बारे में लिखी है और मैंने इसकी डायरी के सारे पेजेस की फोटो लीक कर चुका हूँ, सभी लोग को अब ये पता लग जाएगा कि ये तुम्हें नहीं बल्कि मुझे पसंद करती है। तभी हान यहाँ से चिल्लाता है और इसे बताता है कि उसने तुम्हारे बारे में नहीं बल्कि मेरे बारे में लिखी है, वो मुझे पसंद करती थी। और हान उसे ये भी क्लियर कर देता है कि असल में मैं इसे पहले से पसंद करता हूँ। फिर शाओ को यहाँ पर ये चीज़ पता लगती है कि हाई स्कूल टाइम पर जिसकी वजह से उसे स्कॉलरशिप मिली थी वो कोई और नहीं बल्कि यही था। फिर शाओ यहाँ हान को थैंक्स करने लगती है। फिर हान उस लड़के को चिल्लाता है और कहता है कि सच सच बताओ कि तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है। तो फिर वो लिन की सारी पोल खोल देता है कि उसने ही इसे पैसे देकर ऑर्डर दी थी। फिर हान जाके लिन से मिलता है और उसे चिल्लाता है कि उसने आखिर ऐसी हरकत करने की कोशिश भी कैसे करी। उसे वार्न कर देता है कि दोबारा शाओ से दूर रहना और उससे कुछ नुकसान पहुंचाने की सोचना भी मत। पर लिन फिर भी नहीं मानती है और वो तो बहुत ही गुस्सा होती है। इसके बाद वो हान की मॉम से मिलने जाती है और उनसे कहती है कि आप अपने बड़े बेटे को बचाना चाहती है ना, तो आपको बोन मैरो चाहिए होगा, वो मैं आपको दे सकती हूँ। मैं हान के साथ बेबी करूंगी और फिर जो बच्चा होगा उसका बोन मैरो मैं आपको ही दे दूंगी। हान की मॉम को ये आइडिया पसंद आता है और फिर वो अपने बड़े बेटे की बर्थडे पार्टी में हान को भी बुला लेती है। और यहाँ पर इन लोग का प्लान होता है कि लिन हान को ड्रग देकर उसे रूम में लेकर जाएगी। पर तभी हान का बड़ा भाई वहां पर पहुंच जाता है और वो ये देखकर लिन को चिल्लाता है कि तुम ये क्या कर रही हो। पर इतने में फिर वो अपने व्हीलचेयर पे से गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। इसके बाद वो लोग उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं और यहाँ पर भी अब हान की मॉम उसे ही ब्लेम करने लग जाती है कि उसके भाई की हालत उसकी वजह से हुई है क्योंकि वो अनलकी है, उसके आने की वजह से ये सब हुआ। तो आंटी कहती है कि तुम कैसे भूल रही हो, तुम ही ने इसे बर्थडे पार्टी में बुलाई थी ना और अब ऐसा बोल रही हो। तभी इतने में हान यहाँ बेहोश हो जाता है। फिर इसके बाद शाओ यहाँ पर उसकी केयर कर रही होती है। तभी इतने में यहाँ पर हान की मॉम पहुंच जाती है और वो इन दोनों को मनाने लगती है कि प्लीज तुम लोग शादी कर लो और एक बेबी कर लो ताकि तुम्हारे भाई की जान बच सके। पर हान फिर इसके लिए मना करने लगता है कि आप प्लीज शाओ को फोर्स मत करो मॉम। इस बात पर हान की मॉम गुस्सा हो जाती है कि तुम कैसे भाई हो। तभी हम देखते हैं कि हान का बड़ा भाई बाहर से सब सुन लेता है और उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है कि उसकी मॉम उसकी वजह से उसके भाई को परेशान करी जा रही है, तो वो अपनी खुद की जान ले लेता है। और फिर डॉक्टर यहाँ पर हान की मॉम को जब इस बारे में बताता है कि उनके बड़े बेटे ने अपनी खुद की जान ली है तो उन्हें तो यकीन नहीं आ रहा होता है। और फिर हान का बड़ा भाई मर जाता है और डॉक्टर उसे बचा ही नहीं पाते। और फिर मॉम यहाँ पे लेटर पढ़ती है कि उसने सॉरी लिखा होता है कि वो खुद अपनी जान ले रहा है। फिर अपने भाई की मौत के बाद हान यहाँ बेहोश हो जाता है और जब वो होश में आता है तो वो शाओ से कहने लगता है कि ये ज़रूर सपना था ना, मेरे भाई को कुछ भी नहीं हुआ है ना। तो शाओ से समझाने लगती है कि तुम्हें अपने आप को संभालना होगा।
फिर यहाँ हान उसे कहने लगता है कि हमें अब ब्रेकअप कर लेना चाहिए। शाओ से कहती है कि तुम ऐसी बात क्यों कह रहे हो। तो फिर हान कहता है कि मैं अच्छा नहीं हूँ और मैं खुशियाँ डिजर्व ही नहीं करता, मैं सच में बहुत ही अनलकी हूँ, सभी को मुझसे दूर रहना चाहिए। शाओ से समझाने लगती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली हूँ। पर हान फिर गुस्सा करने लग जाता है और शाओ को जाने के लिए बोलता है। शाओ जब यहाँ से बाहर आती है तभी इसे यहाँ पर हान का फ्रेंड जून मिल जाता है और वो इसे बताता है कि लिन ने उसकी इमेज खराब करने के लिए उसके ऊपर नॉवेल चोरी करने का इल्ज़ाम लगाई है। फिर शाओ जब इस प्रॉब्लम में फंस जाती है तो हान उसकी हेल्प करता है और उसकी मदद से शाओ अपना इमेज क्लियर कर पाती है। और फिर लिन के बारे में सभी को पता लग जाता है कि वो जेलसी में आकर शाओ के साथ ये सब कर रही थी, तो सभी लोग उसी के बारे में बुरी बुरी बातें करते हैं। लिन को गुस्सा आ जाती है। फिर इसके बाद हान अपनी मॉम के साथ अपने भाई की ग्रेव पर गया होता है और यहाँ पर उसकी मॉम उससे कह रही होती है कि तुम अब घर चलो, अब तुम्हें ही मेरे साथ रहना होगा। पर हान नहीं मानता कि मैं नहीं आने वाला। तो उसकी मॉम कहती है कि ये तुम्हारा आखिरी मौका था। तभी यहाँ पर गुंडे आकर हान को बेहोश कर लेते हैं और उसे पकड़ के लेकर जाते हैं। और फिर यहाँ पर लीन आ जाती है और कहने लगती है कि आंटी अब आप बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं अब इससे अच्छे से निपट लूँगी। और वो यहाँ से चली जाती है। फिर हान की मॉम रोते हुए उसके भाई से कह रही होती है कि मैं तुम्हारा बदला लेके रहूँगी। फिर हान को जब होश आता है तो वो देखता है कि लिन ने यहाँ पर उसको पकड़ के रखी हुई है और उसने उसे रस्सियों से भी बांधी है उसे मारने के लिए। वो पूछता है कि आखिर तुम क्या करने वाली हो। तो वो कहती है कि तुम्हें दिख नहीं रहा है, यहाँ पर मैंने तुम्हें मारने के लिए लेकर आई हूँ। और फिर शाओ भी यहाँ पर जब हान को बचाने के लिए पहुँचती है तो लिन उसे भी रस्सियों से बंधवा चुकी होती है और कहती है कि अब तुम दोनों मरोगे। फिर वो यहाँ हान की मॉम के पास आ जाती है और कहती है कि आंटी अब आप फिक्र मत करो। फिर वो नंबर काउंटिंग करने लगती है कि अब वो लोग मरने वाले हैं, पर तभी कुछ आवाज़ नहीं आती। तो फिर ये सोचती है कि आखिर ये क्या हुआ है। फिर इतने में पुलिस आ जाती है इस लिन को अरेस्ट करने के लिए। तो फिर लिन को शौक लगता है कि हान की मॉम ने उसे धोखा दिया है। हान की मॉम उसे चिल्लाती है कि तुम्हें क्या लग रहा था कि यहाँ पर मैं अपने बेटे को तुम्हारे लिए मारूंगी, तुम पागल हो चुकी हो, तुम्हारी वजह से ही आज मेरा बड़ा बेटा जिंदा नहीं है। फिर हान भी यहाँ कहने लगता है कि वो अपनी मॉम के साथ मिलकर ये प्लान बनाया हुआ था उसे सज़ा दिलाने के लिए, क्योंकि सब उसकी वजह से हुआ है। पुलिस यहाँ फिर लिन को अरेस्ट करके लेके चले जाते हैं और फिर हान और शाओ मॉम के साथ बैठ के डिनर कर रहे होते हैं। तभी हान की मॉम उसे बताती है कि मैंने डिसाइड करी हूँ कि अब मैं मॉन्क बनने जा रही हूँ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मैं तुम्हारे भाई के बिना ऐसे नहीं रह पाऊंगी, मैं उसके लिए भी टेम्पल में विशेष करना चाहती हूँ और तुम्हारे साथ जो मैंने करी हूँ उसका मैं पश्चाताप करना चाहती हूँ। यहाँ पर हान कुछ भी कहने लगता है तो शाओ से रोक लेती है कि उसकी मॉम जो करना चाहती है उसे करने दे। फिर हान की मॉम घर से निकल रही होती है और वो जाते जाते शाओ को अपने हाथ का जेड ब्रेसलेट पहना देती है और कहती है ये हान की ग्रैंडमा ने मुझे दी थी और अब तुम इस घर की डॉटर इन लो, तो ये अब तुम्हारा है। और फिर वो इन दोनों का अपना ख्याल रखने का बोलकर जा रही होती है। तो शाओ कहती है कि मॉम आप फिक्र मत करो, हम लोग आपसे मिलने आया करेंगे। फिर मॉम जब यहाँ से चली जाती है तो शाओ हान से पूछने लगती है कि अब तुम्हारा आगे का क्या प्लान है। तो वो कहता है कि मैं एक गेमिंग कंपनी स्टार्ट करना चाहता हूँ। वो यहाँ शाओ को बताता है कि ये असल में मेरे भाई का ड्रीम था और अब मैं अपने भाई के जरिए उसे पूरा करना चाहता हूँ। शाओ कहती है कि मैं भी इसमें तुम्हारा सपोर्ट करूँगी। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों अपने अपने फील्ड में काफ़ी आगे बढ़ चुके होते हैं और शाओ जब यहाँ अपने सेट पर होती है तभी हान उसे शादी के लिए प्रपोज करने आ जाता है। शाओ से हाँ कह देती है और फिर दोनों ही किस करते हैं। इसके साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।